हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जैसे आप सभी को पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लग गए। संविधान की क्लास स्टार्ट हो गई। आज हमारी तीसरी क्लास है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पर बैठे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस 20 से 25 दिनों की बात और है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। अभी हम पढ़ चुके हैं संसद के बारे में। संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में हमने जानकारी ले ली, राज्यसभा के बारे में जानकारी ले ली और आज बात करेंगे राष्ट्रपति। तब जाके हमारा संसद क्या होगा, कंप्लीट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेरे प्यारे स्टूडेंट, डायग्राम से समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हम जानेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में आता है? 5 में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को पता है कि संविधान में कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद 395 से अधिक है और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भाग 5, जिसमें लिखा है संघ, और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में आता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से 61, अनुच्छेद मतलब इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। संसद के बारे में हमने बात कर ली, अनुच्छेद 79 में, 79 में। राज्यसभा के बारे में बात कर ली, 80। लोकसभा 81। अब बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए बता देते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है? तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले नाम मात्र की कार्यपालिका किसकी है, तो राष्ट्रपति की है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 52 में। तो 52 में बोला है 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में बोला है? 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या बोला? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला है? तो ये बोला है आपका 53। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट राष्ट्रपति के बारे में, और पूरी क्लास सिस्टमैटिक चल रही है। इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। संविधान संशोधन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति। इसी के साथ हमारी संसद पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, ये किस प्रकार निहित है, तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 54, 54। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और कौन कौन इसमें भाग लेता है या कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत एक तो संसद आती है, और संसद बनी होती है लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर, और दूसरा आता है विधानमंडल। और विधानमंडल जो बना है वो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद की जनता द्वारा जो संसद में जो सदस्य लोकसभा में जो चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
लेकिन जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है विधान परिषद, ये विधान जो परिषद है, यहाँ से आपकी ये 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये विशेष क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है 28 राज्यों में विधानसभा है, इसलिए विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। इसके बाद में बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होती है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछेगा कौन सी पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। जैसे 3 कैंडिडेट खड़े हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, ए, बी और सी। अब जैसे 3 कैंडिडेट है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, अब आपने ए को जो पहले नंबर पर टिक कर दिया, ए को दूसरा व्यक्ति जो गया उसने टिक कर दिया, और बी को इसने कर दिया, ए को 3 लोगों ने कर दिया और सी को इसमें। अब इसमें आपको पता है कि जो 3 निशान आपको ए में लगा रहा है तो यही राष्ट्रपति आपका बन चुका है। ठीक है ना। आपका राष्ट्रपति किसको चुनाव मिला है, ए वाले को। ए वाले जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बराबर हुआ है, तो अभी एक ही बार ऐसा हुआ है, बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ थे, बराबर हो गए। तो बात कर लेते हैं। अगर कुछ गलत भूल जाता है तो हमसे उसमें देख लिया करो आप, क्योंकि वैसे जल्दी में भूलता नहीं, लेकिन बहुत कम कभी शब्द दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एकल संक्रमण पद्धति बोलते हैं। अगर बराबर होता है तो फिर दोबारा से चुनाव होता है, उसमें ऐसे और इस टाइप से चुनाव होते हैं। और इसको मिल गया, जैसे इसको दो मिल गए और इसको 1 मिल गया, तो आपका एक वाला कैंडिडेट जीत जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो नीति है, चुनाव की ऐसे कौन सी पद्धति द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो सभी को पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कब का होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कौन से अनुच्छेद में बोला, 56 में। अनुच्छेद 57 में क्या बोला, 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक बार राष्ट्रपति जो व्यक्ति बन चुका है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए ये आपको पता होना। भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। ये आपके राष्ट्रपति पद की योग्यता हो, लाभ के पद पर मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं निर्वाचन मंडल। अब ये देखो, हर कोई व्यक्ति अगर 35 वर्ष का है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा। तो हर कोई व्यक्ति आपका राष्ट्रपति ना बने, इसलिए निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव
न लड़ सके। अब 50 प्रस्तावक क्या होता है, मतलब संसद में उसके पास कम से कम 50 आपके एमएलए होना चाहिए, सांसद ऐसे होना चाहिए जो बोले कि जो संसद में उसका सपोर्ट करे। अनुमोदक का मतलब क्या होता है, जो लिखित में लिख के दे दे 50 व्यक्ति, जो संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के, जो लिखित में लिख के दे दे कि ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। तो ये निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया होती है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तब जाके व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो हर कोई व्यक्ति 35 वर्ष का हुआ नहीं और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बस सांसद की पावर होना चाहिए, कम से कम 50 सांसद। 50 प्रस्तावक समझ में आ गया, अनुमोदक समझ में। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 59 59। तो 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है, क्या शर्त होना चाहिए, तो 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, ठीक है, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो ये अनुमोदक, ये तो आपका हो ही गई कंडीशन। इसके बाद में ये शर्तें हैं, 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन में क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति के आर्टिकल से आता ही आता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है एट प्रेजेंट में, कुछ कारणवश अगर नहीं है, तो जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो शपथ दिलाता है। क्लियर है। अब अनुच्छेद 61 में क्या बात हुई, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यह संविधान का अतिक्रमण करने पर इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के पद से। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से आर्टिकल से राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ये संविधान का अतिक्रमण करने पर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लाया जाता है, तो हम बात कर लेते हैं। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब समझते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग लगाने से पहले, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर है। जब भी महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, लिखित में सूचना देना पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। जिसमें हस्ताक्षर कितने होना चाहिए, जितने भी संसद के दोनों कोई सा भी सदन ला रहा है उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो और उसके बाद दूसरे सदन में भी ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। नियुक्ति संबंधित अधिकार। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो ये सब शक्तियाँ किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का क्या है? अधिकार। लोकसभा को भंग करने संबंधित अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित भी शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक भी राष्ट्रपति पारित करते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में बात चल रही है, तो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है शक्ति। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप लोगों को सभी को पता है, मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा चुका हूँ। और पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करते थे, लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इस आरक्षण को अब खत्म कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक शक्तियाँ। ये दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत के विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ भी होती है और इसको बोला भी जाता है कि एक दरवाजे से इनको शक्तियाँ दी गई है और दूसरे दरवाजे से इनसे शक्तियाँ वापस ले ली गई, ऐसा भी बोला जाता है। अब राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, तो सैन्य शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। और आपको पता है कि भारत में 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा मंत्री के अंतर्गत ये आता है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ना तो हस्ताक्षर के बिना कोई युद्ध चालू किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड क्षमा कर सकता है। कहने का मतलब, अगर किसी की उम्र कैद की सजा है या फांसी की सज़ा सुना दी तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां होती है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति है, जब तक राष्ट्रपति के पद पर है। अगर पद पर ना है तो चला सकते हैं, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है, कार्यकाल के दौरान ना तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही कोई मुकदमा किया जा सकता है। अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे भारत में 3 आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति 356 और वित्तीय आपातकाल 360। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा ही वीडियो मिले और आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपका घर बैठे 30 से 35 मिनट के वीडियो में कवर करें और 20 दिन की क्लास है आपकी, 20 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब
करना, और हम मैथ की क्लास भी लाइव लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो ये वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, बाकी ये दोनों आपातकाल लग चुके हैं। एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे आपातकाल के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे याद करोगे, नीलम और निर्विरोध। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध का मतलब जानते हैं कि जिनके विरोध में कोई भी खड़ा ना हुआ हो। तो निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इनके कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये तो राष्ट्रपति के संबंध में पूरे के पूरे आपके वीडियो थे, ठीक है ना। और आप इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपका संसद पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं, और आपको पता है संसद मिलकर बनी होती है 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो और मिले, और राष्ट्रपति के साथ में आप प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, और भी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो हम आपके को लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि आपको PDF मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।